दोस्तों आज हम ईट द रिच मूवीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में लगभग पिछले 2 वर्षों में हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में आई है और ईट द रिच मूवीज़ का तो एक बहुत लंबा इतिहास रहा है हॉलीवुड में। हमेशा से ऐसी फिल्में वहाँ पर बनती आई है। ईट द रिच मतलब ऐसी फिल्में जिनमें समाज के सारे प्रॉब्लम्स के लिए अमीर वर्ग को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें हंट करना, उनका शिकार करना, उन्हें मार डालना, ये इन फिल्मों का एक लगभग मोटा मोटी ऊपर से विषय होता है, सब्जेक्ट होता है। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनमें बड़े बड़े स्टार कास्ट भी होते हैं। इन फिल्मों को ढेर सारे अवार्ड्स मिलते हैं अलग अलग अवार्ड फंक्शंस में। क्रिटिक्स इन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्मों के उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ हाल ही में जो रिलीज़ हुई है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो पश्चिमी देश है, खासतौर पर जो अमेरिका है, वहाँ का जो गरीब वर्ग है, उनके मन में अमीर वर्ग के प्रति इतनी नफरत क्यों है, इतना क्रोध क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है, इतना आक्रोश क्यों है, यह आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, मैं खुद तो कभी अमेरिका गया नहीं हूँ, इसलिए वहाँ का जो स्लम एरिया है, जो गरीब बस्ती है, उसको मैंने आंखों से तो नहीं देखा है। लेकिन जो कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं, जो कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, रिपोर्ट्स पढ़े हैं, अमेरिका के ही लोगों की जो कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं, उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, अमेरिका का जो स्लम एरिया है, जो गरीब बस्ती है, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कानून व्यवस्था वहाँ बिल्कुल भी चरमराई हुई है। वहाँ बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ जाता है, वहाँ के लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह खींचने की कोशिश करता है, बात करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से बचकर वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये जो अमेरिका के स्लम एरिया के जो लोग हैं, उनके चेहरे पर एक बहुत गुस्सा, क्रोध, नफरत हमें नज़र आती है। एक कड़वाहट उनके मन में है, बहुत आक्रोश है। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम भारत की तरफ देखें तो देखिए, आज आप भारत के किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, जो तालुका भी नहीं है, जहां पर ग्राम पंचायत भी शायद एक बहुत छोटी सी ग्राम पंचायत हो, ऐसे छोटे से छोटे गांव में आप भारत के चले जाइए, वहाँ का गरीब से गरीब किसान परिवार के घर में आप चले जाइए, लेकिन फिर भी उस किसान परिवार के चेहरे पर एक संतुष्टि आपको नजर आएगी। आप उस घर में जाएंगे, वहाँ मिलेंगे तो वो तुरंत आपकी आवभगत करेंगे, आपको घर में बुलाएंगे, पानी पूछेंगे, बिठाएंगे, आपको खाने के लिए पूछेंगे। उनके मन में कुछ भी मांगने की वृत्ति नहीं होगी, कुछ देने की वृत्ति होगी। वो आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे या आपके चेहरे पर कम से कम कुछ स्माइल लाने की वो कोशिश करेंगे। छोटे गांव ही नहीं, आप बड़े शहर के स्लम एरिया में भी चले जाइए, वहाँ पर भी इस प्रकार की एक परोपकार की भावना, एक, या आप वहाँ जाएंगे तो आपको कम से कम पानी के लिए पूछेंगे, बिठाएंगे, प्यार से आपके साथ में बात करेंगे। ये एक भारत में हमें देखने को मिलता है, पर ऐसा कोई दृश्य हमें पश्चिमी देशों में, अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है। और इसी वजह से अभी अमेरिका में बस कुछ एरियाज़ में, पूरे अमेरिका में नहीं, बस कुछ कुछ जगहों पर जब लॉकडाउन करने की कोशिश की तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे उग्र, वायलेंट, हिंसक प्रदर्शन हुए, एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने वहाँ पर तोड़फोड़ की, आगजनी की और इस लॉकडाउन का विरोध किया। एंटी लॉकडाउन ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और इस प्रोटेस्ट में केवल वहाँ का गरीब वर्ग नहीं था, वहाँ के जो सो कॉल्ड कूल और लिबरल जनरेशन है, नई वाली, वो जनरेशन भी थी। हमारे भारत जैसा वहाँ पर नहीं है। मतलब भारत में जो लोगों ने संयम दिखाया, वहाँ भले ही हमारे मजदूरों के, अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वो पैदल जा रहे हैं, अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं पर तोड़फोड़, आगजनी नहीं की, कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं किए हैं। हाँ, कुछ जगहों पर भारत में डॉक्टर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर पथराव वगैरह हुए हैं, पर वो एक अलग विषय है। उसे हमें मजदूरों से जोड़ने का बिल्कुल भी नहीं जोड़कर देखना चाहिए। और जो हमारे देश का जो गरीब वर्ग है, आज भी आप देख लीजिए, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से संयम से वे पालन कर रहे हैं, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। और इसलिए अभी जो रिपोर्ट्स आई है, आप अभी भी ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं गूगल पर। अभी 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई, 1-2 दिन पहले, कि ये जो एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हुए थे अमेरिका में, इसी वजह से इतना ज़्यादा ये कोरोना महामारी वहाँ पर फैली है, इसी वजह से इतने ज़्यादा लोगों की वहाँ पर अमेरिका में मृत्यु हुई है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वहाँ का जो गरीब वर्ग है, जो स्लम एरिया है, उनके मन में एक बहुत नफरत है, आक्रोश है, गुस्सा है, क्रोध है सिस्टम के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, लोगों के प्रति, अमीर वर्ग के प्रति। जिस प्रकार के प्रोटेस्ट के माध्यम से समय समय पर वो ये गुस्सा बाहर आता रहता है अमेरिका में। पर जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इन प्रोटेस्ट में केवल वहाँ का गरीब वर्ग नहीं होता। अमेरिका की जो नई जनरेशन है, जो अपने आप को बहुत कूल मानती है, लिबरल मानती है, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में होते हैं। उन्हें भी लगता है कि वो किसी फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो कुछ क्रांति वगैरह ला रहे हैं, इसलिए समय समय पर अमेरिका में ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। कभी लॉकडाउन के विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे, कभी फ्री द निप्पल के नाम पर प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई हमें निप्पल को फ्री रखना है, ये हमारी फ्रीडम है, ये हमारी आज़ादी है, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें ट्रम्प से फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, वगैरह वगैरह ना, किसी भी फालतू कारणों को लेकर अमेरिका में समय समय पर ऐसी वहाँ की जो सो कॉल्ड कूल जनरेशन है, ये प्रोटेस्ट करती रहती है। इसके कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसकी शुरुआत भारत में भी हो चुकी है। अपने आप को बहुत कूल, लिबरल मानने वाले ये तथाकथित जो जनरेशन है, वो कभी बिना मतलब के हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, पता नहीं इनको किस बात की आज़ादी चाहिए, किस बात की फ्रीडम चाहिए, पर ये इस प्रकार की शुरुआत अभी भारत में भी कुछ जगहों पर हुई है। ये जो जनरेशन है ऐसा क्यों करती है? इनमें से काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं
जो एक तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो चुके हैं, या कई सारे ऐसे युवा हैं जो हिप्पी जैसा जीवन जीते हैं, ड्रग्स वगैरह लेकर, ड्रिंक्स, स्मोक करना, ये सब करके वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स भी इनको अपने पास में रखना नहीं चाहते। और वैसे भी 17-18 साल का होने के बाद में ज़्यादातर पश्चिमी देशों के जो युवा है वे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ में रहते हैं, और फिर वहाँ पर फिर इतने कम आयु में ही जॉब वगैरह करना, अपना खुद का खर्चा खुद चलाना, जीवन में कोई डांटने वाला, कोई टोकने वाला, कोई संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने वाला कोई होता नहीं है। फिर बस अपने पार्टनर के साथ में ड्रिंक करो, स्मोक करो, पार्टी करो, हिप्पी जैसा लाइफ जियो, फ्रीडम, आज़ादी, इस प्रकार की लाइफस्टाइल जीते हैं, अपने सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं। और फिर जब जीवन में निराशा आती है, कहीं कोई जीवन में दिशा दिखती नहीं है, ऐसे समय में फिर ये गवर्नमेंट को गाली देंगे, सिस्टम को गाली देंगे, समाज को गाली देंगे, फैमिली वैल्यूज़ को गाली देंगे, फैमिली स्ट्रक्चर को गाली देंगे, इन्हें मॉरल वैल्यूज़ फालतू लगेंगे। अपने फेलियर के लिए फिर ये किसी न किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर ब्रेकअप, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनिद्रा, निराशा, इस प्रकार का ये जीवन इनका हो जाता है। अब दोस्तों ज़रा आप ही सोचिए कि ऐसी विचारधारा के साथ में, ऐसे विचारों के साथ में जो जनरेशन बड़ी होती है, वो फिर बड़े होकर ईट द रिच मूवीज़ नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वो इसी प्रकार की किताबें, कहानियाँ नहीं लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? इसी सेम विषय के बारे में और ऐसी ईट द रिच मूवीज़ के बारे में मैंने हमारे रेडियो और नॉट के रिव्यू में भी बात की थी। उसी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी क्लिप आप यहाँ पर देखिए। अब देखिए, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है, उनके अनुसार समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो 3 लोगों की वजह से है। एक तो रिलीजन की वजह से, दूसरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी अमीरों की वजह से, और तीसरा जिनको ये राष्ट्रवादी कहते हैं उनकी वजह से। इन तीनों की वजह से समाज में सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसा कम्युनिस्ट विचारधारा का मानना है। जो अमीर वर्ग होता है, जो रिच पीपल्स है, उनको या तो मार दो या उनकी संपत्ति को छीन लो, हड़प लो। यही सारी ईट द रिच मूवीज़ में दिखाया जाता है। ऐसी कई सारी फिल्मों का हम उदाहरण दे सकते हैं। ईट द रिच मूवीज़ का एक पूरा लंबा इतिहास रहा है हॉलीवुड में। आप अगर अभी गूगल पर जाकर ईट द रिच या किल द रिच या एंटी रिच मूवीज़ अगर सर्च करेंगे तो 50 नाम आपको मिल जाएंगे, 50 नाम या उससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे। हाल ही में देख लीजिए ना, पिछले 2-3 सालों में कितनी सारी ऐसी फिल्में आई, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि जोकर, अभी की पिछले साल की ही फिल्म, उसमें भी देखिए जो समाज का गरीब तबका है, जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बहुत परेशान है, अमीर वर्ग से बहुत परेशान है, और ये गरीब वर्ग सड़कों पर आकर आगजनी कर रहा है, जला रहा है, अमीरों के खिलाफ नारे लगा रहा है, उनको मार डालो वगैरह वगैरह, ये सब बातें वो कर रहा है। इसके अलावा नाइव्स आउट का आप उदाहरण लीजिए, पिछले साल की डैनियल क्रेग की फिल्म, बहुत बढ़िया मर्डर मिस्ट्री है। उसमें भी देखिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, उनके प्रति वो फिल्म सिंपैथी पैदा करने का काम करती है एक तो, और दूसरा जो अमीर परिवार नाइव्स आउट में दिखाया गया है, उस अमीर परिवार को उनके ही महल से बाहर निकलवा देती है वो फिल्म, उनको रास्ते पर लाकर छोड़ देती है। इसके बाद में जॉर्डन पील की ही अस का आप उदाहरण लीजिए, पिछले साल की फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म थी। उसमें भी गरीब और अमीर जो समाज के 2 वर्ग है, उनके साथ में होने वाला भेदभाव, वो अस का मुख्य विषय था। उसके बाद जॉर्डन पील की ही गेट आउट का उदाहरण लीजिए, उसमें अमीर और गरीब ये तो दिखाया गया है ही, और उसके साथ में रंग भेद उसका मुख्य विषय था गेट आउट का। इसके अलावा इसी साल की पैरासाइट का उदाहरण लीजिए, ऑस्कर विनर, उसमें भी जो समाज के 2 अमीर और गरीब वर्ग है, वही पैरासाइट का मुख्य विषय था। आप हमारा रिव्यू देखिए पैरासाइट का। तो ऐसे कई सारी अनगिनत फिल्मों के हम उदाहरण दे सकते हैं, ईट द रिच फिल्मों के। पर देखिए, ऐसे जितनी भी ईट द रिच मूवीज़ हैं या फिर ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, इसे क्रिस्टोफर नोलन ने उनकी द डार्क नाइट ट्रायलॉजी में बहुत बढ़िया तरीके से काउंटर किया है। खासतौर पर जो तीसरा पार्ट है, द डार्क नाइट राइजेस, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस कम्युनिस्ट विचारधारा को काउंटर किया है। देखिए, तीसरे पार्ट में जो बेन का कैरेक्टर है, विलन का कैरेक्टर है, वो सड़कों पर आकर यही अनाउंस करता है कि भाई ये जो उद्योगपति है, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये जो अमीर है, ये जो रिच पीपल्स है, उन्होंने हमेशा से तुम्हारा हक छीना है, हमेशा से तुमको दबा कर रखा है, आओ सड़कों पर, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा हक तुम छीन लो, इन अमीरों से, इन धनवानों से तुम पैसे छीन लो, उनकी संपत्ति छीन लो, उनका हक छीन लो। और इसके बाद में हम फिल्म में देखते हैं कि भाई एक अराजकता का माहौल पूरे उनके शहर में मच जाता है, सभी लोग सड़कों पर आ जाते हैं, संपत्ति को छीन लग जाते हैं, और इसके बाद में ओपन कोर्ट्स लगते हैं जहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो अमीर लोग हैं, उनको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। ये एक अराजकता का माहौल हमें द डार्क नाइट राइजेस में दिखाया है, और इस कम्युनिस्ट विचारधारा को बहुत बढ़िया तरीके से उस फिल्म में काउंटर भी किया गया है। इस बारे में मैंने बहुत डिटेल में हमारे द डार्क नाइट ट्रायलॉजी के रिव्यू में बात की है, वो हमारा रिव्यू आप ज़रूर देखिए। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हॉलीवुड में ईट द रिच मूवीज़ का इतना लंबा इतिहास क्यों रहा है? वहाँ पर इतनी सारी ईट द रिच मूवीज़ क्यों बनती है? क्यों वहाँ के लोगों के मन में, यानी पश्चिमी देशों के लोगों के मन में अमीर वर्ग के प्रति, रिच पीपल्स के प्रति इतनी नफरत क्यों है, इतनी ईर्ष्या क्यों है, इतनी अशांति क्यों है वहाँ पर? क्या आपने कभी ये सोचा है? देखिए, कम्युनिज्म तो इसके पीछे का एक कारण है ही। कम्युनिज्म ने सबसे ज़्यादा समाज को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है। पर
कम्युनिज्म ने केवल सॉल्यूशन दिया है कि भाई जो अमीर वर्ग है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उनको मार दो, उनकी संपत्ति को छीन लो और इसी से समाज में समानता आएगी। ये केवल सॉल्यूशन देने का काम कम्युनिज्म ने किया है, पर उसके लिए समाज में अशांति भी तो होनी चाहिए। समाज में ऑलरेडी अमीर वर्ग के प्रति, कॉरपोरेट वर्ल्ड के प्रति एक नफरत भी तो होनी चाहिए। तो आखिर पश्चिमी देशों में, वहाँ के लोगों में रिच पीपल्स के प्रति, अमीर वर्ग के प्रति इतनी नफरत क्यों है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। इसके पीछे का मूल कारण है वेस्टर्न कल्चर। देखिए, जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, उसके मूल में ही आता है भौतिक सुख। जो भी लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, चाहे वो वेस्ट में रहते हो या ईस्ट में रहते हो या भारत में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, देखिए वे हमेशा भौतिक सुख को महत्व देते हैं। जो मन में आए खाओ पियो, जैसा मन में आए रहो, जीवन में कोई संयम की आवश्यकता नहीं है। वे प्रकृति को एक्सप्लॉइट करने में विश्वास रखते हैं कि भाई जो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे उपभोग के लिए है, हमारे भोग के लिए है, हमें संयम की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर ये स्वाभाविक सी बात है कि जो भी व्यक्ति बस भौतिक सुख के पीछे भागेगा या फिर भौतिक सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा, उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और नफरत बढ़ती ही जाएगी। वो जिनको अपने सामने भोगते हुए देखेगा, उनसे वो जलने लगेगा, नफरत करने लगेगा, ईर्ष्या करने लगेगा। पर वो ये नहीं देखेगा कि भाई उन लोगों ने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया है। क्योंकि मेहनत और पुरुषार्थ अगर वो करेगा तो उसे भौतिक सुख से दूर होना पड़ेगा, जीवन में संयमी जीवन उसे जीना पड़ेगा। और संयमी जीवन जिएगा तो उसके जीवन का जो लक्ष्य है भौतिक सुख, उसे वो कैसे पाएगा? उसे तो बस सेक्सुअल लिबरेशन या बस शरीर को कैसे मैं जल्दी से जल्दी सुख दूँ, यही उसके जीवन का लक्ष्य है ना। तो मेहनत और पुरुषार्थ उसे कैसे रास आएगा? और इसी वजह से ऐसे जो लोग होते हैं वो जीवन में भटक जाते हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ की यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ड्रग्स, नशा, आपराधिक कृत्यों की तरफ आगे बढ़ चुका है। उनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है। उनके पेरेंट्स तक उनको स्वीकारने के लिए मना कर देते हैं। ऐसा एक यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा वर्ग है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मैंने इसके पहले भी आपको कहा था, वहाँ की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ के जो टॉपर स्टूडेंट्स है वो ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ से आते हैं या ज़्यादातर भारत से आते हैं। क्योंकि जो एशियन फैमिलीज़ है या जो भारतीय परिवार है वे अभी भी जीवन में संयम को, सदाचार को, पुरुषार्थ को, मेहनत को महत्व देते हैं। वहाँ पर जो युवा होते हैं भारतीय परिवारों के, एशियन परिवारों के या अफ्रीकन परिवारों के, वो 25 एक वर्षों तक फिर भी माता पिता के नियंत्रण में ही रहते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ के जो युवा है वो 17-18 साल में ही अपने मन के अनुसार जीने लग जाते हैं, पार्टनर के साथ में जीने लग जाते हैं, भौतिक सुख को ही महत्व देते हैं, जीवन में संयम वगैरह सब बातें उनको दकियानुसी लगती है, फालतू की बातें लगती है। तो ऐसा जीवन बर्बादी की तरफ ही आगे बढ़ेगा। पर दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति इससे बिल्कुल अपोजिट है। हम भौतिक सुख को नहीं तो आंतरिक सुख को महत्व देते हैं। हम कोई अमीर होता है या जिसके पास में भौतिक सुख होता है, हम उनके प्रति आकर्षित नहीं होते, हम उनसे ईर्ष्या नहीं करते, हम उनसे जलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य आंतरिक सुख होता है। तो आंतरिक सुख किनके पास होता है? महापुरुषों के पास में, ज्ञानी पुरुषों के पास में। तो हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में आप देख लीजिए, हमेशा से कोई महापुरुष, कोई संत महात्मा झोपड़ी में भी रहते हो, कुटिया में भी रहते हो, तो भी हम उनके चरणों में झुकते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी संतों की कुटिया में जाकर, महापुरुषों के पास में जाकर, ऋषि मुनियों के पास में जाकर अपने जीवन को धन्य करते थे, ज्ञान को प्राप्त करते थे। और जो हमारी संस्कृति में जिनके पास में धन है, वैभव है, उनको तो और ज़्यादा दान धर्म करने के लिए कहा गया है, समाज की सेवा करने के लिए कहा गया है। नहीं तो ये जो लक्ष्मी है वो वित्त बनकर रह जाएगी, केवल धन बनकर रह जाएगी। लोभ, लालच, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, इनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। और हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, हम प्रकृति की सेवा करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्राणी मात्र ही नहीं तो नदी, नाले, पहाड़, इनकी तक हम पूजा करते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता में और भारतीय सभ्यता में मूल अंतर है। अब दोस्तों, कम्युनिज्म किस प्रकार से एक फेल्ड आइडियोलॉजी है, इसका जीता जागता उदाहरण आज आप खुद देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया ना, कम्युनिस्ट हमेशा 3 लोगों से नफरत करते हैं। एक तो रिलीजन, दूसरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड और तीसरा जिनको ये राष्ट्रवादी कहते हैं। पर आज यही तीनों कोरोना महामारी के समय देश की सबसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। धर्म, रिलीजन, यानी आप देख लीजिए जितनी भी भारत के मंदिर है, सैकड़ों करोड़ का योगदान दिया। आज पूरे देश में कई सारे मंदिर, कई सारे हमारे आश्रम, कई सारे हमारे संत भंडारे कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख लीजिए, भारत का कॉर्पोरेट वर्ल्ड हजारों करोड़ रुपए का योगदान दिया है और भी कई प्रकार के योगदान दिए हैं। भोजन कराए जा रहे हैं, भंडारे कराए जा रहे हैं, पीपीई किट्स बांटे जा रहे हैं, या हमारे जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है इसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के द्वारा। इसके बाद में तीसरा, जिनको ये राष्ट्रवादी कहते हैं, उनको ये नफरत करते हैं। तो आज देख लीजिए जो आरएसएस है, लाखों आरएसएस के कार्यकर्ता देश भर में अनेकों जगहों पर गरीबों की सेवा कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, रास्ते सफाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं, एक अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, तथा कथित फासिस्ट गवर्नमेंट के विरोध के नाम पर ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। यही है कम्युनिज्म। ये आज हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि कम्युनिज्म किस प्रकार से एक फेल्ड आइडियोलॉजी है। कम से कम भारत में, मैं हमेशा से कहता हूँ, भारत में कैपिटलिज्म हो या कम्युनिज्म, इन दोनों ही शब्दों के कोई मायने ही नहीं बनते, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सबसे अलग है और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ही मनुष्य जीवन जीने की सर्वोच्च कला सिखाती है।